मध्य पाषाण काल के बारे में जैसा कि इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि मध्य पाषाण काल क्या है, उसके उपकरण कौन कौन से हैं और लघु पाषाण उपकरणों के नाम क्या हैं। इसको अगर ध्यान से देखें तो इनकी तकनीक भी मुख्य रूप से कैसे वो उपकरण बनाते थे, अगर देखें तो मुख्य रूप से 3 तरह की तकनीक का प्रयोग करते थे। एक दबाव या प्रेशर टेक्निक, यानी किसी गोलाकार पत्थर को लेकर के और उसको नुकीला करके 2-3 इंच मोटी और 2 से 4 इंच लंबी छड़ी की तरह नुकीला बना करके, छेनी पेंचकस की तरह उसको बना करके और फिर अपना फलक तैयार करना और ब्लेड तैयार करना। ये दबाव की तकनीक कहलाती है, प्रेशर तकनीक, जिसे हम कहें एक तरह से दबाव से बड़े पत्थर से छोटे छोटे उपकरण बना देना। दूसरा इन लोगों ने प्रयोग किया था जैसे घात प्रतिघात तकनीक, यानी परक्यूशन टेक्निक, यानी बार बार किसी चीज़ को मारते हैं जैसे पत्थर से दूसरे पत्थर पर, तो वो फिर उपकरण तैयार करते हैं। तो इसमें छोटी छोटी ब्लेड उतारी जाती थी पहले, और जो लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे छोटी छोटी होती थी, और इनसे दांतेदार आरी के समान उपकरण बना दिए जाते थे। इसके अलावा अगर देखते हैं तो दिखाई देता है कि इनके बनाने की जो टेक्निक है फ्लूटिंग टेक्निक थी, यानी इस विधि के द्वारा जो ब्लेड उपकरण बनाए जाते हैं उसमें बेलनाकार पत्थर है और उस पर दबाव तकनीक से समानांतर छोटे छोटे ब्लेड निकाले जाते हैं। तो इस तरह के ब्लेड निकाल करके उनसे औजार बना लिया, उपकरण बना लिया। और ये जो ब्लेड होते हैं छोटे छोटे, इनके दोनों सिरों पे धार होती है, और जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया था कि इनको मूठ बनाकर, साफ्ट बनाकर, कुंठित करके किसी लकड़ी में फंसाकर इसे आरी की तरह प्रयोग करते थे। तो ये तो अपन ने देखा कि ये मुख्य रूप से बनाने की तकनीक क्या थी। मेन बात पर आते हैं। अब हम मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसके बारे में जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया था कि भारत में पहले मध्यकाल को मानते ही नहीं थे कि है भी कि नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे लगभग 3000 क्षेत्र, 3000 स्थल प्राप्त हो चुके हैं लगभग, जिनसे मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इसे हम मान सकते हैं कि ये क्रांति की तरह पूरे क्षेत्र में ये टेक्निक फैल गई, पूरे भारत में फैल गई थी। तो यह टेक्निक तो थी और इसे मानना भी पड़ेगा अब। और अगर हम इसके विभिन्न क्षेत्रों को देखने की कोशिश करें तो हमें इन्हें कई क्षेत्रों में बांट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया था तिथिक्रम के क्रम में, कि जैसे कहीं पर 10,000 ईसा पूर्व चल रहा तो कहीं 3,000 ईसा पूर्व, तो वैसे तिथिक्रम के क्रम में हम देखते हैं वैसे ही इनके बनाने की टेक्निक, उनके रहन सहन, सब चीज़ों में अंतर दिखाई देता है। इसको मध्य पाषाण काल के प्रमुख पुरा स्थलों को अगर हम बांटने की कोशिश करें अपनी सुविधा के अनुसार, तो 6 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ हम चलें तो पहले पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर का विंध्य का क्षेत्र, मध्य क्षेत्र,
मध्य गंगा घाटी, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, इस तरह हम कई भागों में इसको हम बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके पुरा स्थलों के बारे में। तो ये मैप में पहले देख सकते हैं आप कि किस तरह से पुरा स्थल थे हमारे। भारत के पुराने मैप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं पहले पश्चिमी क्षेत्र की। इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र को मिला करके देखा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में जैसे लूनी नदी की घाटी है, यहाँ से अनेक पुरास्थल प्राप्त हुए। बाड़मेर में तिलवाड़ा है, पाली ज़िले में सोजत, जाडन, कनवास, धनेड़ी, जोधपुर ज़िले में बुजवार, चामू, लोरड़िया, कायलाना, ये सब स्थल हैं। अजमेर में देखें तो बूढ़ा पुष्कर, हमने पहले भी चर्चा किया था बूढ़ा पुष्कर का पूरा पाषाण काल में। यहाँ भी ध्यान रखें, बूढ़ा पुष्कर मीठे पानी की झील के पूर्वी तट पर एक बहुत बड़ा अच्छा स्थल है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। उदयपुर, चित्तौड़, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, जयपुर, सीकर, यानी लगभग पूरे राजस्थान के क्षेत्रों को कवर करता हुआ। और भीलवाड़ा के ज़िले में हम बात करें तो नीम बहेरा, मंडपिया, बागोर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बागोर सबसे ज़्यादा उत्खनन हुआ है। तो यहाँ से भी प्राचीन मध्यकालीन पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ब्रूसफुट के बाद सबसे पहले ब्रूसफुट ने खोजना चालू किया था गुजरात के क्षेत्रों में। बाद में HD संकालिया महोदय खोजना चालू किए 1941 में, और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र खोजा गुजरात के। अखाज, बलसाड़ा, हीरपुर, लांघनाज तो विशेष रूप से इन्होंने खोजा था। साबरमती, माही, ताप्ती और नर्मदा की जो घाटी है, इनसे भी लगभग 100 क्षेत्र खोजने में आए हैं। संकालिया महोदय ने लगभग 100 पुरास्थलों का अस्तित्व बताया है। साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा घाटी के बाद अगर हम देखें तो रेतीले क्षेत्रों में इनके पावागढ़, समुद्र तटीय क्षेत्र में देखें तो मिताली, शैलाश्रय क्षेत्र के रूप में तरसंग, कनेवाल, रतनपुर, उड्रेला, धमसुरा, इस तरह के पुरास्थल हैं। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, फिर भी KRU टाड को मुंबई के पास कांडीविली से लघु पाषाण उपकरण मिले। नासिक, धुले, पूना, अहमदनगर, इन ज़िलों से भी इनके उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस रूप में हम देख सकते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में पश्चिमी भारत में। अब उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी विंध्य क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने खोजे हैं। उनमें चंद्रप्रभा और कर्मनासा नदियों की घाटियों से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी क्षेत्र में अनेक पुरास्थल महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिलों से भी मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर ज़िले की बात करें तो वहाँ मोरहाना पहाड़, बघई खोर, लखनिया। इलाहाबाद ज़िले का देखें तो चोपनी मांडो का तो विशेष रूप से महत्व है। यहाँ बहुत उत्खनन किया गया और बहुत सारी सामग्री बहुत तरह से प्राप्त हुई है। तो इन क्षेत्रों से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य क्षेत्र की बात। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कई पुरास्थलों को लेते हैं। इसमें रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, सागर, जबलपुर, दमोह,
भोपाल, सीहोर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, रायसेन, इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं। रायसेन ज़िले के भीमबेटका और होशंगाबाद का आदमगढ़, ये तो बहुत अच्छा पूरा स्थल है। और सीधी ज़िले के बाघौर से भी शैलाश्रय मिले हैं। तो इन क्षेत्रों से भी बहुत सारे मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप शैलाश्रयों का उत्खनन G.R. हंटर द्वारा किया गया था। तो इन क्षेत्रों से भी बहुत सारे मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। अब हम बात उसके आगे चलते हैं, उसके गंगा घाटी के क्षेत्रों में आते हैं। मध्य गंगा घाटी के क्षेत्रों में, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में 1970 से लेकर अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लगभग 200 स्थल खोज लिए। 200 पूरा स्थल केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा खोजा गया है। तो इन पुरा स्थलों से जो पाषाण उपकरणों के आकार, प्रकार और निर्माण तकनीक मिली है, उन सब अलग अलग हैं। जैसे गढ़वा इलाहाबाद क्षेत्र में, मंदहा बनारस के क्षेत्र में है, सुलेमान पर्वतपुर ये प्रतापगढ़ है। पूरा स्थल से कुछ उपकरण मोटे आकार के भी मिले हैं। बिछिया इलाहाबाद और महदहा और दमदमा प्रतापगढ़ में पड़ता है। लोहानी, नगोली पड़ता है जौनपुर ज़िले में। इनसे त्रिभुजाकार, समलंबाकार, चतुर्भुजाकार और ज्यामितिक प्रकार के पाषाण उपकरण अच्छी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ ज़िले में महदहा, दमदमा, सराय नाहर, राय, ये बड़े बड़े उत्खनन स्थल हैं जहाँ पर बहुत सारे काम किए गए। सराय नहर की तो रेडियो कार्बन तिथि भी मिली है, जो 8395 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। सराय नहर की 8395 ईसा पूर्व, और ये कहते हैं कि ये सबसे पुराना स्थल माना जा सकता है भारत का। और यहाँ से ढेर सारे कंकाल भी मिले हैं और स्तंभ गर्त भी पाए गए। स्तंभ गर्त यानी स्तंभ जहाँ गाड़ा गया हो और फिर स्तंभ ख़त्म जहाँ हो जाएं, लकड़ी के स्तंभ हो, और उनकी झोपड़ियाँ बनाने के स्तंभ हमने देख लिए। कैसे? क्योंकि वो बाद में ख़त्म होने के बाद बहुत सारे प्रमाण हो जाते हैं। जैसे वो उस स्थान पे जो लकड़ी होती है वो सड़ जाती है, तो फिर वो एकदम सेफ दिखाई देता है। तो वो स्तंभ गर्त दिखाई देते हैं कि बहुत सारे यहाँ गाड़े गए थे लकड़ी के स्तंभ और उन पर झोपड़ी बनाई गई रही होगी। सराय नहर से भी इसी तरह के हुए। सवाधान और कंकाल के भी उपकरण मिलते हैं। सवाधान भी मिलता है, उपकरण भी मिलते हैं। बागोर जो राजस्थान है, यहाँ से ज्यामितिक आकृतियों के नहीं हैं। इनके स्तरों से जो लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं वे बागोर राजस्थान से प्राचीन हैं, क्योंकि वे ज्यामितिक आकृतियों के नहीं हैं। ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में बिहार, उड़ीसा, बंगाल के पुरा स्थलों की बात कर सकते हैं। बिहार में जैसे संथाल परगना, रांची, भागलपुर, पलामू ज़िले, और उड़ीसा में सुंदरगढ़, धेनकानाल, मयूरभंज, पुरी, क्योंझर ये स्थान हैं। कुचाई मयूरभंज का विशेष महत्व है जो उत्खनन किया गया। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कुचाई मयूरभंज का है, उड़ीसा का। यहाँ डॉक्टर B.K. थापर ने 1961 में उत्खनन किया था। और बंगाल के बर्धमान, मिदनापुर, बीरभूम, बांकुड़ा और पुरुलिया से भी हमें मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिलते हैं। बर्धमान ज़िले के बीरभानपुर, देजुरी, गोपालपुर जैसे पुरा स्थल विशेष उल्लेखनीय हैं। और
भारतीय बीबी लाल ने उत्खनन किया था बीरभानपुर का। 1954 में बीबी लाल ने बीरभानपुर का उत्खनन किया था और यहाँ से भी सल्क और लघु क्रोड से तैयार किए गए उपकरण मिलते हैं। और इस तरह से बागौर में भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करें दक्षिण भारत की, तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये विशेष रूप से हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र के लोग के बारे में। तो जैसे आंध्र प्रदेश की हम कहें रेणीगुंटा, नागार्जुन कोंड, गिद्धलूर, मत्स्य। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें बेंगलुरु, रायचूर, बेल्लारी, बेलगांव, गुलबर्गा, ये सब स्थान हैं जहाँ से मध्यपाषाण कालीन उपकरण मिलते हैं। बेल्लारी जिले के संगनकल्लू का विशेष उल्लेख है क्योंकि संगनकल्लू का उत्खनन बहुत ज़्यादा हुआ है। 1969 ईस्वी 1969 ईस्वी में HD संकालिया ने कराया था। तो यहाँ से भी बहुत सारे उपकरण प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु क्षेत्र के मध्य पाषाण कालीन पुरास्थलों का खोज भी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और इन्होंने मद्रास के तिरुनेवेली जिले के बालू के टीले के मध्य में मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल को खोजा और इसे टेरी पुरास्थल कहा। और बाद में एल्चिन ने भी इसका अध्ययन किया और इनसे लगभग 4000 ईसा पूर्व काल इसे माना गया। तो अगर इस तरह से हम देखते हैं तो बहुत सारे हमारे पुरास्थल पकड़ में आते हैं, देख में आते हैं, हम उनको जानते हैं। तो हम पूरे भारत की बात करें तो लगभग पूरे भारत में हमारे पास मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होने लगते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हमारी संस्कृति अच्छे से विकसित हो गई थी मध्य पाषाण काल में पूरे भारत में। आज इतना ही, धन्यवाद।